हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गए मुसलसल हम इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहे हैं और बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात भी कराई है। वो सिलसिला अपनी जगह जारी रहेगा। अविनाश काकड़े जी से जो हम हर मंडे प्रोग्राम करते थे, अब फिर से हर मंडे हम उसको करेंगे और ताजा सियासी घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश काकड़े जी किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। अब से पहले भी आपने बहुत सी वीडियो उनकी हमारे चैनल पर भी और दूसरे चैनल्स पर भी देखी होंगी। आज अविनाश काकड़े जी से जो हम बात करने जा रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि समझना यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार फिर से, या तो वो इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता कन्वीनर बनने के इशारे मिल रहे थे, या वो एकदम अचानक उसे छोड़ करके वापस एनडीए में क्यों चले गए, जिनके बारे में वो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन वापस एनडीए बीजेपी की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये क्या कुछ इतना बड़ा मोड़ क्यों आया? इस साल मई में नई सरकार के लिए इलेक्शन होने हैं। सरकार बदलेगी या बाकी बचेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बहुत बड़ा देश का भी सवाल है कि आखिर क्या ये 10 साल जिस तरह से गुजरे हैं इसी सरकार के तहत देश को आगे बढ़ना है या क्या कुछ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच में एक और इश्यू है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी अकेले इलेक्शन लड़ने की बात क्यों करने लगी। इंडिया अलायंस जिसने पटना, बेंगलोर, मुंबई 3 बड़ी बड़ी मीटिंगें हमने देखी हैं, जिसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 1-to-1 इलेक्शन होगा और बीजेपी के सामने सिर्फ एक कैंडिडेट होगा 250 से ज्यादा सीटों पर। क्या वो सब कुछ चरमराता जा रहा है? क्या कुछ है? अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये नीतीश कुमार जी 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने और बिल्कुल ऐसा लगा कि वो तैयारी रखते हैं सेम डे रिजाइन, सेम डे नई सरकार और फिर अपनी मुख्यमंत्री पद को वो बचा पाते हैं। क्या कुछ है? आप उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? ये गठबंधन के बारे में दो लोगों ने बहुत विचित्र टिप्पणी की है। एक शशि थरूर है, इन्होंने नया शब्द दिया है देश के लिए, अभी बताया है, स्नोली गोस्टर। इस स्नोली गोस्टर का मतलब होता है धूर्त और तत्व शून्य राजनीतिज्ञ। इंसान के लिए ये शब्द बोला जाता है। ये पौराणिक कथा परिकथा से आता है शब्द, जिसमें आधा सांप और आधा पक्षी कहा जाता है। वो शब्द का मतलब वो होता है। दूसरा है सुशील मोदी, इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार अब अनप्रिडिक्टेबल हो गए। ये गठबंधन में जाने के पहले ही बोला है उन्होंने, 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि नीतीश कुमार अनप्रिडिक्टेबल हो गए और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उन्होंने ये इसलिए बोला था कि उन्होंने भरी मीटिंग में जीतन राम मांझी को बहुत भला बुरा कहा था, जिससे दलित पूरा समाज अपमानित होने जैसी बात फीलिंग आ गई थी दलित समाज में, मांझी के समाज में पूरी। और दूसरा, उन्होंने महिलाओं पर एक फैमिली प्लानिंग की और जनगणना के बारे में एक टिप्पणी की थी, जो बहुत भद्दी टिप्पणी। विधानसभा में उन्होंने टिप्पणी की, उसको इन्होंने एलेबरेट किया विधान परिषद में। फिर दूसरे दिन बोला कि अगर मेरे बोलने से किसी को दुख हुआ होगा तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। तो क्या नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है? क्योंकि इस तरीके से नहीं थे नीतीश कुमार जी, इस तरीके के नहीं, जो मैंने देखा हूं। आपको पता है कि मैं जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, युवाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं उसमें रहा हूं, और ये सब लोगों के साथ में मैंने 3-4 साल काम किया हूं। तो जहां तक मैंने देखा कि इस तरीके का नीतीश कुमार जी का बिहेवियर या भाषा नहीं थी। ये भाषा अचानक कैसी बन गई? 5 बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 3 बार तलाक हो गया। ठीक है, अब ये बार बार शादी करना, बार बार तलाक करना, ये उन्होंने कहा था कि ये मैं करप्शन, क्राइम और कम्युनलाइजेशन, इससे समझौता नहीं करता। अब जब ये कल शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे,
क्या वो कम्युनलाइजेशन नहीं था जहां शपथ ग्रहण हो रहा है नीतीश जी का, खास करके वो जय श्री राम का नारा लगना कम्युनलाइजेशन नहीं था? अच्छा, आपने परिवारवाद के विरोध में गठबंधन तोड़ा, ऐसा यानी आपके स्टेटमेंटों से दिखता है, तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरा, करप्शन की बात करते हो आप कि प्लॉट, वो उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, लालू को आज ही बुलाया ईडी ने, आज ही लालू जी की पेशी है, कल तेजस्वी की पेशी रहेगी कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के उसमें वो करप्शन किया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। पूरे देश में विरोधी पार्टियों की इंक्वायरी होती रहती है, पूरे देश में। जो जो इंक्वायरी से डर गए, मैं सैल्यूट करता हूँ लालू प्रसाद यादव को कि जिन्होंने जेल जाना पसंद किया मगर समझौता पसंद नहीं किया। इसलिए इतने बुरे समय में भी आपको बता देता हूं कि आरजेडी के पिछले बार जो एमएलए आए थे जीत के, वो नंबर 1 पर थे, 79 एमएलए, जब उनके साथ में ये कोई नहीं थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के थे 78 और जेडीयू तीसरे नंबर पे पहुंच गई थी। भाई नीतीश कुमार इतने बड़े नेता है, मैं मानता हूं कि बड़े नेता है, इतने बार मुख्यमंत्री होने का कोई ये नहीं होता है, मगर नीतीश कुमार जी किसके बदौलत खड़े थे? कौन वोटर है नीतीश कुमार जी के कि जो एंटी लालू है? मतलब जब लवकुश यात्रा निकली थी और लवकुश यात्रा में जब नीतीश के साथ बैठे थे और उस वक्त के सतीश कुमार और बाकी लोगों ने लवकुश यात्रा में लाखों लोग इकट्ठा किए थे गांधी मैदान में, उस वक्त जाके नीतीश कुमार मंच पे चढ़े और उन्होंने मोदी का वहां से उसका क्या बोलते हैं, लालू का वहां से विरोध करना शुरू हुआ और लालू के विरोध में सिंबॉलिक तरीके से नीतीश कुमार एस्टेब्लिश हो गए नेता करके। आपको एक बात और बता देता हूं कि बिहार की जनता जो दिल्ली को चैलेंज करता है, दिल्ली सल्तनत को जो चैलेंज करता है, उसके साथ खड़ी होती है। नीतीश कुमार ने उस वक्त नाखून और बाल भेजा था डीएनए जांच के लिए, वो मोदी को चैलेंज था डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने डीएनए पर, बिहारियों के डीएनए पर टिप्पणी की थी, बिहार के डीएनए पर टिप्पणी की थी, तो उन्होंने बाल और नाखून भेजे थे। उसकी रिपोर्ट अभी तक नीतीश जी के साथ में नहीं आई, मगर जनता जानती, बिहार की जनता दिल्ली सल्तनत को, वो अगर सल्तनत उनको लगती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का उदय वो बिहारी हर आदमी बोलेगा कि बिहार से हुआ है, वो नालंदा, तक्षशिला और वो सारा साम्राज्य जो बताएंगे, उस तरीके का जो बताएंगे, वो बिहार से हुआ है। और बिहार के आदमी के राजनीतिक समझदारी पर मुझे भरोसा भी है, क्योंकि मैं जेडीयू का था, तो मुझे पता है बिहार मैंने बहुत ज्यादा देखा हूं, माइनॉरिटी देखा हूं, हर जिला देखा हूं, और जहां तक हो सकते कस्बे भी मैंने देखा हूं बिहार के। तो वहां एक ही परिवार के लोग मत भिन्नता रख सकते हैं, पार्टी भिन्नता रख सकते हैं, और उसमें उनको कोई गलत नहीं लगता है। तो ये जो देखो, पार्टी जब भी खड़ी होती है ना, किसी आइडियोलॉजी पर खड़ी होती, कोई भी आइडियोलॉजी हो। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब से जब बात किया था मैंने कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब, आप तो समाजवादी हो, ये सांप्रदायिकवादियों के साथ में आप कैसे खड़े हो गए? तो बोलते थे मैं एंटी कांग्रेस हूँ। समाजवादियों ने ही बीजेपी को बल दिया था, क्योंकि उस वक्त सबकी जरूरत थी इंदिरा जी के विरोध में गठबंधन बनाना था, वो आखिरी तक उसमें रहे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि तुम्हारी आइडियोलॉजी चाहे गलत हो सकती है, मगर आइडियोलॉजी तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होना चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं कि करप्शन के विरोध में है, तो क्या आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हो करप्शन के बारे में? आपको ये लगता है कि बीजेपी बिल्कुल करप्ट पार्टी नहीं है और बीजेपी जैसा स्वच्छ चरित्र का सब काम वही बीजेपी करती है, भारत में दूसरी पार्टियां कोई इतनी नीट और क्लीन नहीं है? क्या ये नीतीश जी बोलना चाहते हैं? दूसरा, क्राइम की बात करते हैं। आपको पता होगा कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ में जो प्रोस्टिट्यूशन व्यवसाय और छोटी बालिकाओं के साथ में जो कुछ हुआ था, वो बिहार में ही हुआ था। संस्था चालक हंसते हुए जा रहा था जब अरेस्ट किया उसको, और वो सारे उसके कनेक्शन बीजेपी के साथ में थे। क्या ये क्राइम फ्री है? अब आपने जो जनगणना की थी, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से, इसके विरोध में तो पूरा बीजेपी और आरएसएस खड़ा है, जनगणना नहीं चाहते वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की जनगणना होने से, एससी और एसटी की जनगणना से भारत के जनमानस खंडित नहीं हुआ, मगर ओबीसी जनगणना हो जाएगी, किसान जातियों की जनगणना हो जाएगी तो भारत खंडित होगा। क्या आप बीजेपी को नीतीश जी मनवाएंगे या नीतीश जी बीजेपी के आइडियोलॉजी मान चुके हैं? इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जनगणना के पुरोधा कहते हैं खुद को। उन्होंने जनगणना करवाया, केंद्र के विरोध में भी उन्होंने जन सर्वेक्षण का नाम दिया और उसका जनगणना करवाया। तो फिर उसको ये क्राइम,
और ये हिनस क्राइम, ये जो 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 क्राइम है, ये कितना बड़ा क्राइम है कि आज के तारीख में मुझे ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार होते हैं वैचारिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। ये चारों तरीके के, पांचों तरीके के भ्रष्टाचार जो है, क्या बीजेपी नहीं करती? ये प्रमाण पत्र नीतीश जी को मिल गया है कहीं से, कहीं उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया या नीतीश जी ने स्वयं दे दिया कि अब भ्रष्टाचार ये नहीं करते। अब ये क्राइम भी नहीं करते। बीजेपी क्राइम फ्री पार्टी है, किसी जगह उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो। आपने देखा होगा कि झारखंड में किस तरीके से कत्लेआम मचा दिया था इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने गौ हत्या और गौ का मांस बेचने वालों के ऊपर जिस तरीके से किया, गुजरात में किया, हरियाणा में किया, राजस्थान में किया, सब जगह। तो क्या ये क्राइम फ्री सोसाइटी हो गई? तीसरी बात है कि क्या कम्युनलाइजेशन बीजेपी ने छोड़ दिया या कम्युनलाइजेशन पर बात करना नीतीश जी छोड़ेंगे? दो में से एक होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो नहीं छोड़ेगी। आपने देखा राम मंदिर का जो हुजूम इन्होंने चारों तरफ फैला दिया था। भाई राम सब हमारे आराध्य है, इसमें किसी को शक नहीं होगा। और ये मंदिर वाले जो राम है, दशरथ के पुत्र जो राम है, उसके अगेंस्ट भी हम 3 राम और हमारे पास में है। वो बहुत बड़ा शब्द है राम। आपको पिछले वक्त मैंने बताया था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। अगर कोई व्यक्ति मर रहा होगा, उसके मुंह में पानी डालते वक्त सब लोग उसको बोलते कि अब राम बोल, उसको कहते हैं। कोई पेड़ मर रहा होगा तो बोलते अब इसमें कोई राम बचा नहीं है, पेड़ में भी राम बचा नहीं है। हम चराचर में, सृष्टि में व्याप्त चेतना को राम बोलते हैं। तो ये कम्युनलाइजेशन जो करते हैं, वो तो मंदिर वाले राम की बात करते हैं हर वक्त। तो मंदिर वाले राम को बात करना मतलब राम राम करना, तो कमर से झुकता है आदमी। और जय श्री राम बोलने से छाती सामने आती है और वो धनुष्य बाण वाला राम आता है सामने। धनुष्य बाण वाला राम डराने की मशीनरी है, ये बीजेपी ने इजाद की है। हमारा राम परिवार के साथ में, आप देखना होगा कि राम का जहां भी मंदिर होगा, जहां भी चीज होगी, वहां पंचायत होती है पूरा। मतलब हनुमान जी के साथ में सीता भी होती है और लक्ष्मण भी होते हैं। ये आपने देखा होगा कहीं भी राम मंदिर में इस तरीके से ही होता है। अब यहाँ अकेले राम खड़े करने का जो राम का अपमान है, मैं तो ये समझता हूँ कि राम का अपमान है। देखो, लोगों को, हर व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आदमी 2 जगह जीता है, 2 तरीके से जीता है। एक मानसिकता के जीता है और एक भौतिकता में जीता है। भौतिकता में उसको रोटी, कपड़ा, मकान, दूरभ्रमण, दूरश्रवण, दूरदर्शन, ये चीजों की जरूरत होती है। मगर उसको प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, न्याय चाहिए। ये सारी चीजें मानसिकता में आती है। तो ये मानसिकता की डिमांड वो धर्म से करता है। उसको लगता है कि धर्म हमारे जो है, जो स्थापित धर्म व्यवस्था है, इसमें से हमको न्याय मिल सकता है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में संविधान तक हमारी पहुंच नहीं है, व्यवस्था तक हमारी पहुंच नहीं, तो हमारी बहुत सारी चीजें वहां से पूर्ण नहीं हो सकती। तो हम ये भगवान के तरफ से अपेक्षा करते हैं। क्या बीजेपी ने जो राम प्रस्तुत किया है वो इस तरीके का राम है, या डराने वाली मशीन बना के रखा है राम को? ये राम का पतन है। दूसरी बात, ये ईडी के जांच में बुलाने का, ईडी के जांच में तुरंत, जैसे कल शपथ हुई, आज ईडी की जांच में उनको बुला दिया गया, बोला गया जमीन ये वो सब बोला गया। तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसमें ईडी इतनी फास्ट कैसे हो जाती है। ईडी सरकारी महकमा है या बीजेपी का कोई सेल वगैरह है? ये मेरे समझ से बाहर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का सेल है। तीसरी बात थी कि अमित शाह ये गठबंधन नहीं चाहते थे, बार बार बोल रहे थे कि अमित शाह ये गठबंधन नहीं होना चाहिए, उसके कारण भी गिनाता हूं मैं। मगर ये जो मोदी जी है ये पहल कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को डैमेज करना चाहते थे। वो उनकी जो एकता हो रही है, 60% वोटिंग उनके साथ में जाएगा और उससे मैं जीत नहीं सकता। और मैं, अगर नीतीश कुमार जो पहल कर रहे थे, गठबंधन को बनाने की पहल कर रहे थे, उसी को अगर तोड़ दूं तो फिर कुछ नहीं बचेगा इनके पास में, ये सोच रहे थे। मोदी जी शायद भूल गए हैं कि कोई नहीं रहता है, जब जनता खड़ी होती है तो कुछ नहीं, मैंने कोई बड़े बड़े तुम्हारी व्यू रचना और बड़ी बड़ी बातें समाप्त हो जाती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इन्होंने जीतन राम मांझी का अपमान किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं के बारे में टिप्पणी करके। इनके विरोध में चिराग पासवान पहले से ही खड़े हैं, वो पासवान परिवार पूरा खड़ा है, उनके चाचा भी उन्हीं के विरोध में खड़े, उपेंद्र कुशवाहा उनके विरोध में खड़े हो गए। और ये सारा का सारा जो बोलते हैं ना बोझा, ये लेके नीतीश कुमार किस तरीके से राजनीति करेंगे, मुझे थोड़ी शंका है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, नीतीश कुमार जैसा लालू प्रसाद जी का वोट बैंक है कास्ट बेस, नीतीश जी का वोट बैंक उनकी कास्ट 1-1.5% है, वहां 1.5% से ज्यादा नहीं है। उनका ये था कि जो नीतीश इनसे पीड़ित है भाई, लालू प्रसाद की जाति से या मुस्लिमों से जो पीड़ित है लोग, वो नीतीश के साथ में खड़े होते थे। और इसमें मुसलमान भी उनका साथ देते थे कि हाँ ठीक है, ऐसी गुंडाई नहीं होना चाहिए। क्या इसके बाद मुस्लिम कभी भी इसके बाद नीतीश के साथ खड़ा होने में कंफर्ट फील करेगा? ये भी एक सवाल बहुत बड़ा दिमाग में आता है। और अगर नहीं फील करेगा तो क्या नीतीश के जो आज तो उनके साथ में गए हुए लोग हैं, जैसे ही 2 महीने में चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में दो फाड़ नहीं होगी जेडीयू, इसकी गारंटी नीतीश जी दे सकते हैं या कोई और दे सकता है? 17 महीने आप आरजेडी के साथ में रहे, आपने यूनिफाइड गठबंधन बनाने के लिए पूरे के पूरे प्रयास किए, ऐसा क्या अचानक हो गया? तो मुझे 2 चीजें दिखाई देती है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उसी पर आने वाला था कि 72 साल की उम्र, 8 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके और केंद्र सरकार में भी रह चुके, इतने बड़े स्टेचर तक पहुंचने के बाद क्या ये लालच में हुआ या डर में हुआ? देखिए, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लालच हुकूमत में बाकी रहने का, या कहीं का कोई डर। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने नजदीक से देखा है, हो सकता है आप उनकी साइकोलॉजी, उनकी जहनी हालत को आप बेहतर जानते हो। आप ये बताइए कि दोनों चीजों में से क्या? देखो, आप बोल रहे बिल्कुल सही है, भय और प्रलोभन में ही आदमी डगमगाता है। उसकी जो ये होती है, पोजीशन होती है, वो डगमगाती है, एक तो भय में या प्रलोभन में। मुझे लगता है कि प्रलोभन उनके लिए प्राइम मिनिस्टर का हो सकता था। तो क्या मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनाने का उनको प्रॉमिस कर दिया कि मेरे बाद अगले प्राइम मिनिस्टर आप होंगे? प्रलोभन की बात करते हैं हम। हाँ। या उन्होंने ये बोल दिया कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, तो क्या मैडम को, द्रौपदी मुर्मू जी को अभी रिजाइन देना पड़ेगा? भाई, प्रलोभन तो 2 ही हो सकते हैं। तीसरा प्रलोभन एक आ रहा है कि उपराष्ट्रपति उनको बनाया जा सकता है। तो क्या इस लेवल पर आने के लिए नीतीश जी तैयार है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वहां भी थे, यहाँ भी थे, उनको कोई मुख्यमंत्री का प्रलोभन ना। हाँ, भय है। भय ये है कि उन्होंने स्वयं को महात्मा गांधी का मानस पुत्र घोषित किया हुआ है कि करप्शन फ्री राजनीति में करता हूं। करप्शन फ्री के साथ में पॉलिसी और आइडियोलॉजी के साथ में थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खाली करप्शन फ्री का नाम नहीं है, जैसा भाजपा ने बोल दिया महात्मा गांधी मतलब सफाई कर्मचारी, वैसा क्या शायद नीतीश जी ये समझते हैं कि गांधी मतलब करप्शन फ्री, और बाकी के गांधी कुछ दिखाई नहीं देते उनको? तो मुझे ये समझ में आता है कि उनको डर इस बात का था कि जैसे जैसे घेराबंदी हो रही थी, पिछले जुलाई से घेराबंदी हो रही थी, जैसे ही 22 जुलाई को इन्होंने एनडीए का पूरा एक बड़ी बैठक किया, उसी वक्त इनके जो फाइनेंसर थे, मतलब ललन सिंह जी का फाइनेंसर या इनके फाइनेंस मिनिस्टर का फाइनेंसर, दोनों के ऊपर 18 से 22 बार रेड हुई। राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए आपको धन लगता है, ये बहुत विचित्र त्रासदी हो गई, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है कि बिना धन आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब अच्छी अच्छी बातें करने वाले भी जब लास्ट मोमेंट पे जाके धन के वजह से पिछड़ जाते हैं, जनता उनको सर माथे नहीं लेती है कि अच्छा आदमी है मगर ये जीतेगा नहीं। भाई, जनता चाहे तो किसी को भी जिता सकती है, राजनारायण भी जीत जाते हैं इंदिरा जी के विरोध में। मगर इस वक्त उद्योगपतियों ने, और विशेष तौर से जब से हमारे यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी वाला फंडा तैयार हुआ, उस वक्त से ये समझाया गया कि हमारे सारे राजनेता नालायक है, रूल करने लायक नहीं है। और ये जिन्होंने चर्चिल ने बोला था, उन्हीं के पड़ोस में गांधी का पुतला खड़ा हो गया है
जो चर्चित बोलता था, वहां का प्राइम मिनिस्टर इंडियन नस्ल का बन गया है, उसी देश का। जो देश ने हमको ये तमगी दिया था, उसी देश का प्राइम मिनिस्टर जो बना वो इंडियन नस्ल का है। जो इंडियन नस्ल को कमतर आका जाता था, उनका प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो उनका बड़प्पन है, उनकी जनता का भी बड़प्पन है, इसमें मैं कोई ये नहीं बोलता हूं। मगर कमतर आंकने वालों का क्या? जिन्होंने गांधी को नंगा फकीर कहा था, उसका पुतला उनके बाजू में खड़ा होता है, उनके बराबरी का पुतला खड़ा होता है, जिस गांधी को हम बार बार यानी इंडिया में बैठ के गाली देते हैं मगर वहां जाके नमन करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बातों में अमेरिका ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि भारत सरकार कोई चला नहीं सकती है, भारत के लोग नालायक है और डेमोक्रेसी हम टिका नहीं सकते। उन्होंने ये प्रोपेगेंडे के तहत हमारे जो जमीनी नेता थे उनको समाप्त करने का काम धीरे धीरे किया, और जमीनी नेताओं को किसी भय और प्रलोभन में उन्होंने अपने पक्ष में जमीन उद्योगपतियों के पक्ष में लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 ये प्रक्रिया करीबन 30-40 सालों से चल रही है। और हिंदुस्तान का जनमानस हवा देख के अगर वोट देना शुरू रखे अभी भी, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन है कि उद्योगपतियों के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा। अभी भी होता है, मगर डायरेक्ट उद्योगपति प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मुझे खुशी भी होगी। मेरे जैसा आदमी खुश होगा कि भाई किसी पपेट के द्वारा उद्योगपतियों की पॉलिसी चलाने से अच्छा है कि वो बैठ जाए खुद। तो 2-5-10 सालों में एक्सपोज तो हो जाएंगे। ये एक्सपोज भी नहीं हो रहे कि उनकी डोर उनके पास में है, चेहरा दूसरा है। चेहरा वही है जो हमारे चेयर पर बैठा हुआ है, जो हमको रूल करते हुए दिखाई देता है, और पॉलिसी उनकी अडॉप्ट करता है। क्योंकि हमारे देश में एक सर्वे कहता है कि महंगे फ्लैट ज्यादा बिकने लग गए, महंगी गाड़ियां ज्यादा बिकने लग गई, सारे महंगे जो इतने इक्विपमेंट है वो ज्यादा बिकने लग गए। मतलब जो पैसे वाले हैं उनके पास में ज्यादा पैसे आना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ गरीबों को 85 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज पे गुजर बसर करना पड़ रहा है। उसमें भी कितने लोग वो भी अनाज ठीक तरीके से रख रखाव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में वो भी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा यानी विरोधाभास भी है और देश के लिए शोकांतिका भी है। ये आपने बहुत ही अहम बात की, जिस तरह से आपने रखी कि अमेरिका या जो उस किस्म की ताकतें हैं उन्होंने हमारे जो ग्राउंड के नेता थे उनको समेटना शुरू कर दिया, और ज्यादातर वो नेता आगे बढ़ते गए जिनको जो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों से जुड़े हुए थे। ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का बहरहाल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा, आपने जो करप्शन की बात की, करप्शन सिर्फ पैसा कमा लेना ही करप्शन नहीं होता है। करप्शन किसी करप्ट सिस्टम। 4 चीजें बताया था, 4 चीजें आपको करप्शन में बताया था। पहली बताया था कि आर्थिक करप्शन, सामाजिक करप्शन, राजनीतिक करप्शन और वैचारिक करप्शन, मतलब थॉट में भी करप्शन। ये 4 तरीके के क्लासिफाइड करप्शन है। मुझे ये लगता है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो पहले शिकार है। उन्होंने वो पगड़ी जो बांधा था और बोला था कि जब तक नीतीश को पटक नहीं देता, हरा नहीं देता, जब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, अपनी पगड़ी खोलूंगा नहीं। अब वो उनके साथ में शपथ ले रहे, जी शपथ ग्रहण उनके साथ में कर रहे, क्या जवाब देंगे? ये आइडियोलॉजिकल करप्शन, आइडियोलॉजिकल करप्शन हुआ ना, वैचारिक करप्शन है ये वैचारिक करप्शन। जो सुशील मोदी अभी तक उनको बोल रहे थे कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और अनप्रिडिक्टेबल है, अब उनकी पार्टी उनके साथ में हो गई। अब क्या करेंगे सुशील मोदी जी, क्या बोलेंगे अब? अच्छा, वैसे तो अपमान कर दिया, ये कर दिया। जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे? तथाकथित हनुमान जो है मोदी जी के, चिराग पासवान, जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, अब वो क्या बोलेंगे? अब उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, सियासत को आप भी बहुत नजदीक से देखते हैं, अलग अलग एंगल से हर आदमी अपनी नजर से देखता है। देखिए, एक जमाना था जब अलग अलग किस्म के विचारों के लोग एक अलायंस गवर्नमेंट बनाते थे और इलेक्शन के आसपास आकर के अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए सब सरकार छोड़ छाड़ करके इधर उधर भाग जाते थे। अब ये जो अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं और इलेक्शन भी नजदीक है, इतने कम नजदीक है कि अब यही समझा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हो रहा है।
तो ये आइडियोलॉजी तो सबको खत्म करनी पड़ेगी, या कौन सी आइडियोलॉजी किस पे हावी हो जाएगी, क्या होगा? देखो, ये देश की मूल जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि सबको साथ लेके चलने वाली आइडियोलॉजी है। दुनिया में अचानक सारे मुस्लिम होते गए, अचानक उसको ईसाई बनाया गया, अचानक ईसाई से मुसलमान होना, ईसाई से मुसलमान होना, ये ट्रेडिशन रहा है दुनिया में, हमारे देश में नहीं रहा। हमारे देश में यहाँ राज भी किया होगा, ईसाइयों ने किया होगा, मुस्लिमों ने किया होगा, मगर जनता को वो अपने धर्म में परिवर्तित नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ राजनीति का कोई धर्म नहीं होता था। यह धर्म होता था व्यक्ति का। तो व्यक्ति का जो धर्म है उसको ही समझा था महात्मा गांधी ने। उन्होंने रघुपति राघव को बोलते थे मैं कट्टर हिंदू हूं, मगर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी दरगाह में वो आपको सजदा करते हुए नहीं दिखाई दिए होंगे। उनका एक भी फोटो नहीं है ये सजदा करते हुए। महात्मा गांधी वो आदमी हैं कि जो रघुपति राघव राजाराम भजन से, सर्वधर्म समभाव भजन से उनको, क्योंकि यहाँ की देश की आत्मा समझ में आई थी। वह आदमी है जिसको इस देश की विचार और आत्मा समझ में आई थी। ये देश 572 फिरकों सल्तनतों में बट गया था, मगर कहीं ना कहीं एक सुप्त भावना थी कि हम एक है, हम सारे लोग इकट्ठा है। इकट्ठा करने के लिए जो वैचारिक गठबंधन हमारा जो था वो ये था कि हम सेकुलर नहीं थे, हम धर्म निरपेक्ष थे। इसमें बहुत बड़ी गलत हो गई है, ये 10-20 सालों में इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग ये बोलते हैं कि सेकुलरिज्म मतलब इंग्लिश वर्जन है और धर्मनिरपेक्षता हिंदी वर्जन है। नहीं, गलत बात है। सेकुलरिज्म का मतलब है दो पंथों में, जैसे मुसलमानों के दो पंथ है, 72 है, मगर दो पंथ प्रमुखता से लेते हैं, शिया और सुन्नी। हिंदुओं के शैव वैष्णव, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये जो पंथ है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाल के रूल करना या उनसे इंप्लीमेंट करवा देना, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। और धर्मनिरपेक्षता इससे बहुत ऊंची चीज है। वो ये है कि मेरा देश ये बताता है कि आप बाइबल पे भी हाथ रख के शपथ ले सकते हो, राष्ट्रपति पद की, प्रधानमंत्री पद की, कुरान पे भी रख सकते हो, गीता पे भी रख सकते हो, नहीं तो संविधान पे भी रख सकते हो। नहीं आपको कोई भी चीज पसंद तो सत्यनिष्ठा की शपथ लेके आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बन सकते हो। अमेरिका जैसा देश जो बोलता है कि हम सेकुलर है, उस देश में भी अब्राहम लिंकन ने जिस बाइबल पर हाथ रखकर कसम ली थी, वो प्रिजर्व किया हुआ बाइबल है, उन्होंने उसी पे हाथ रखकर जो बाइडेन को कसम लेना पड़ता है, जब ही वो कसम समझी जाती है कि सही कसम हुई है। ये जो फर्क है, बेसिक जो फर्क है, वो धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म में फर्क है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और ये धर्मनिरपेक्षता को अभी गाली समझी जाती है, क्योंकि ये तथाकथित भक्त है। जो भी जिसके भी भक्त होंगे, सबके भक्त है, अपने अपने तरीके से भक्त है, अपने अपनी तरीके से विचार करते। मौलिक जो विचार है हमारा देश का, ये है कि सभी धर्मों का अपने जगह सम्मान होना चाहिए, राजनीति का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और जो राजनेता सर्वोच्च पद पर, उच्च पद पर बैठा हुआ है, उसने अपने धर्म का प्रगटीकरण कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए। यह है धर्मनिरपेक्षता। मतलब सोरठी सोमनाथ का जब हुआ था, मैंने वहां मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होती है क्योंकि लिंग है, वो लिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मूर्ति की होती है। तो वहां जब गए थे तो सीधा सीधा बोला था कि कोई अपने पद और पोजीशन को लेके वहां न जाए, सरकार का पैसा वहां न लगाया जाए। ये क्लियर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वो नहीं गए थे। हमारे यहाँ तो सेंगोल लेके डांस किया जाता है, सबको बाहर भगाया जाता है। हमारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिखते, मगर वो करुणा माता वहां डांस करती है। भाई क्या चल रहा है? आपसे अविनाश काकड़े जी एक चीज और जिस पर हमने शुरू में वादा किया था अपने दर्शकों से, वो ये कि ममता बनर्जी को क्या हुआ? वो भी तो इंडिया अलायंस की एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा नजर आ रही थी। अब क्या हुआ? अकेले इलेक्शन लड़ने की बात जो कह दी, ये कहां से हो सकती है? क्या ये भी स्क्रिप्ट सुना है कि ये भी स्क्रिप्ट अमित शाह की तरफ से जा रही है? क्या कुछ है? देखो, आपको बताता हूँ, केजरीवाल भी उसमें शामिल है। ये हार्ड बार्गेनिंग करना चाहते। ये बार्गेनिंग अब महाराष्ट्र तक भी आएगी और सब जगह होगी।
वो तमिलनाडु तक भी जाएगी, सब जगह वो बार्गेनिंग जाएगी। ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग ठीक है, मगर एक बात पहले आपको बोला था, जब ममता बनर्जी जीत गई थी उस वक्त मैंने आपके एक इंटरव्यू में बोला था कि बहुत खुश है, एंटी मोदी वाले बहुत खुश है, मगर विचारधारा है भाजपा संघ, ये विचारधारा है, उसके विरोध में एक खंबे का तंबू जो होता है वो ज्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता है। जैसे ही वो खंबू को लगता है, खंबे को, कि उसके नीचे जो दीमक है वो लग गई है, उसके बेस में दीमक लग गई है और खंबे में दीमक चढ़ गई, तो वो चरमराने लग जाता है। वैसा भी उनको वहां कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस से वो पहले दुखी है, मगर बीजेपी का विरोध करके वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों से समझौता करने के लिए तैयार थी। मगर अभी देख लो कैसे रेड गिर रही है, वहां ईडी किस तरीके से एक्टिव हो गया, बाकी के सारे महकमे कैसे एक्टिव हो गए। अभी मार दिया, वहां ईडी के अफसरों को मार दिया था उनके मंत्रियों के समर्थकों ने और उनके लोगों ने, 3 बार वहां हमला हुआ ईडी पर। तो ये सारा का सारा गवर्नर के रिपोर्ट जब गए तो गवर्नर ने भी तो कुछ बताया होगा। तो मुझे ये लगता है कि एक तो वो हार्ड बार्गेनिंग कर रही है, या तो फिर वो अपने भय को मिटा रही है। दो में से एक चीज हो सकती है। हाँ, यानी ये भी हो सकता है कि ईडी इस बार बीजेपी को जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, ये भी एक तरह से इशारा है ना? मुझे नहीं लगता, वो किसी को घुसने नहीं देगी जब तक दीमक से पूरा जो एक खंबा है वो सड़ नहीं जाता है, खराब नहीं हो जाता है, वो घुसने नहीं देगी। जैसे वो बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है या कुतिया बच्चों को जन्म देती है, उसके आसपास किसी को फटकने नहीं देती, तुरंत काट लेती, मालिक को भी काट लेती है, खिलाने वाले को भी काट लेती है। तो ये मानसिकता उनकी है। अब मैं कोई महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो मैं आपको जयललिता भी समझा देता था, मायावती भी समझा देता था और ममता भी समझा देता था। तीनों में एक समानता है, और वो समानता किस तरीके से बिहेव करती है वो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे उसके बारे में विस्तार से बात करने में कोई ये नहीं। हाँ, नहीं, वैसे लंबे समय से गुस्से वाली औरत के तौर पर, गुस्से वाली पॉलिटिशियन के तौर पर, तो यहाँ भी हमने देखा है लोकसभा वगैरह में अक्सर वो चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही नजर आता था। लेकिन अब क्या देश में धर्मनिरपेक्षता को बचाने में वो कोई मदद करेंगे? हमारे दुनिया में मेल और फीमेल शादी कर देते हैं, क्योंकि वो टेम्परामेंट थोड़ा सा गृहस्थी का हो जाता है। जब किसी महिला की या पुरुष की शादी नहीं होती तो उसका टेम्परामेंट नॉर्मल रहता ही नहीं कभी। जी जी जी, चलिए, तो खैर हम उसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसमें तो बहुत लोग जद में आ जाएंगे। इस पे फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, और हर मंडे अब काकड़े जी से बात हुआ करेगी और आप लोगों के सामने उनके नजरियात, उनका दृष्टिकोण, उनका ऑब्जर्वेशन आप तक पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी को फायदा नहीं होने जा रहा है, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हाँ, 39 सीटें थी बीजेपी गठबंधन के पास में। जी 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 जी, इस वक्त 25 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, फिर और तफसील से आपसे बात करेंगे नेक्स्ट मंडे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।